पुलिस काम कर रही है ये तय है, ये साबित हो चुका है, इसलिए हम यहाँ आए। ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा है, ना ये किसी एक व्यक्ति का था। ये जनता का आंदोलन है, जनता के द्वारा है, जनता के लिए है। हमारा भविष्य, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। सरकारी हॉस्पिटल एक तो पहले से वहां पर अव्यवस्था है, पर्ची से लेकर के ऑपरेशन तक का पैसा हम देते हैं, फिर भी ये लोग हम ही पर रोज झाड़ते हैं, हम ही को गालियां देते हैं और इन्हें ये लगता है कि भाई ये अनपढ़ है। और सोशल मीडिया में इतनी बड़ी एसोसिएशन है, पढ़े तो ये होंगे, शायद संस्कारों की बहुत कमी है। न्याय मांगने वालों को अनपढ़ कहा जाता है, गवार कहा जाता है। ये नहीं समझेंगे, इनके लिए कुछ नहीं है मृत्यु, इनके समक्ष मृत्यु डेली होती है, इनकी भावनाएं मर चुकी है, उसे जगाना जरूरी है। हम डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है, डॉक्टर अच्छे लोग हैं, इसी हॉस्पिटल में भी अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर थे, उनको आज भी कृतज्ञता के साथ लोग याद करते हैं। हमने सिर्फ उस डॉक्टर को बोला है जिसने लापरवाही की है, जिसने दुर्व्यवहार किया है, जिसने एक प्रसूता की पीड़ा को ड्रामा बताया। हम सिर्फ उनके खिलाफ है, उन नर्सों के खिलाफ है जिन्होंने परिवार को भी लज्जित किया। मंजू शर्मा को जीते जी भी लज्जित किया और मरने के बाद भी लज्जित किया। जो मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट हमारी एफआईआर देने गया था, असली आंदोलन की वजह वही मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट है। परिवार शांत था, कोई एफआईआर नहीं करना चाहता था, कोई आंदोलन नहीं करना चाहता था, कुछ नहीं करना चाहता था, परिवार सदमे में था। लेकिन दूसरे दिन जब मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट एक झूठी टिप्पणी मीडिया के सामने लाते हैं कि मंजू शर्मा किसी बीमारी से ग्रसित थी, वो बीपी की दवाइयां खाती थी, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई, उनके यही शब्द परिवार को बहुत पीड़ा पहुंचा दिए और वहीं से ये शुरू हुआ। और वही मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट मीडिया के समक्ष, पुलिस अधिकारी के समक्ष बोल करके भी, लिख करके भी माफी मांगते हैं कि हमने ये बिना प्रमाण के कहा है, इसे सत्य न माना जाए, लिख कर हमारे पास दिया है। अब जो मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट और सीएमओ ने जांच कमेटी बिठाई थी इस लापरवाही पूरे प्रकरण में, वही कमेटी वाले लोग दूसरे दिन उसकी सस्पेंशन वापस करने के लिए हड़ताल पे आ गए। किस पर भरोसा करेंगे, किस पर भरोसा करेंगे? जो जांच कर रहे हैं वो हड़ताल पर आ गए, किसके लिए? कि वो डॉक्टर सही है। हम सम्मान करते हैं एसोसिएशन जो इनकी है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन गलत का साथ देने वाला भी गलत ही होता है। पूरी एसोसिएशन आज शर्मिंदा है। जो अच्छे डॉक्टर थे वो भी आज शर्मिंदा है। गलत का साथ मत दो, सत्य का साथ दो। अगर 2 मिनट भी अगर सोशल मीडिया में भी ऐसा ये बोलते कि हमने अनजाने में गलती की है, हमने कोशिश तो बचाने की है, लेकिन ये सब हो गया, इतना कर भी कहते कुछ नहीं होना था। लेकिन नहीं, इनको घमंड है कि भाई हम बड़े हैं, बड़े अधिकारी हैं, हमारे बगैर समाज असमर्थ है, ये सत्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप आम जनता को गवार की तरह समझे। जानवरों से भी बेहतर व्यवहार करते हैं लोग, उससे घटिया व्यवहार वो हॉस्पिटल में करते हैं। उस डॉक्टर की एक शिकायत नहीं है, एक शिकायत नहीं है। यहीं से कुल्लू जिला से और है, एलबीटी होती है, नलबंदी का ऑपरेशन एक महिला का हुआ है, हम नाम देंगे दस्तावेज में, यहाँ नहीं करेंगे। एक ऑपरेशन था सारा दिन, जो कैंप लगते हैं, एक ऑपरेशन था इसी डॉक्टर का, और
ऑपरेशन के दौरान उस वक्त भी लापरवाही हुई, देरी से यहाँ से रेफर किया, सुंदरनगर में उसकी मृत्यु हो गई और सरकाघाट में उसी का केस चला है। ये क्या कह रहे हैं कि भाई ये आयरन लेडी है, आयरन लेडी होगी ये, इसका दिल भी लोहे का है। थाची से संबंधित है मूर्ता देवी, गांव उसका चांदी था, पति का नाम इंद्रदेव था और 2017 में मूर्ता देवी का ऑपरेशन किया गया, उसमें भी यही लापरवाही हुई। 19 घंटे के अंदर उसकी डेथ हुई, इसी डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था। ये कैसे लिख रहे हैं एसोसिएशन से कि 0 मृत्यु है, तब भी केस चले। कई लोगों ने शिकायत की है। अगर ये इतने ही संवेदनशील है, सर्वे कराइए ऑनलाइन, बताइए, कुल्लू की जनता बताएगी कि इनका व्यवहार कैसा था। 2 मिनट को ये मंजू शर्मा की जगह अपनी बहन को रखते, अपनी बेटी को रखते, तब पता चलता है इनको कि भाई दर्द क्या होता है। ऐसी घटनाएं अतीत में बहुत हुई है, बहुत, यही लोग हैं साक्षी हैं, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। उस वक्त अगर आवाज उठाई थी, आज मंजू शर्मा हमारे बीच होती। और आज जब हम आवाज उठा रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश सरकार पूरा जोर लगा रही है उस आवाज को दबाने के लिए। हमारा कसूर क्या था, हमें बताया हिमाचल प्रदेश सरकार कि हमारा कसूर था क्या। हमने तो न्याय मांगा था, सिर्फ न्याय। क्यों हमारे सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए गए, क्यों हमसे बोलने की आजादी छीनी गई। संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों का उल्लंघन तो सरकार स्वयं कर रही है। और यहां इतने लोग आए हैं, ये कोई किसी एक दल के नहीं है, एक पार्टी के नहीं है, ये सच्चाई के साथ यहां खड़े हैं। हमने जितने भी वीडियो डाले हैं, जब अकाउंट खुले ना खुले कोई पता नहीं है, लेकिन जो हमें जानते हैं, मैंने हमेशा अपने अकाउंट से सबसे ज्यादा वीडियो डाली है स्वास्थ्य की, दूसरे नंबर पे डाली है शिक्षा की, सड़क की, परिवहन की, और अब मांग रहे थे हम मंजू शर्मा के लिए न्याय। फौरन से रिपोर्टें करवाई, इन्होंने मिल करके रिपोर्टें करवाई, और सरकार ने उसको पता नहीं क्या कहते इस टेक्नोलॉजी में, सरकार जब तक नहीं देगी लिख के, तब तक हमारे अकाउंट को बैन किया ही नहीं जा सकता। सरकार का सहयोग रहा हमें दबाने में, लेकिन सरकार भूल गई कि जनता अब खामोश नहीं बैठेगी। आज बोलना होगा, सबको बोलना होगा, ताकि कल ऐसे हालात किसी परिवार के समक्ष ना हो। उस बेटी के बाद पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो कोई नेता साथ नहीं था। दूसरे दिन जब जनता की ताकत पता चली तो सब आए, और आज जब इतने लोग यहाँ हैं, अब फिर आएंगे। सावधान रहे इन नेताओं से, किसी भी पार्टी के हो, राजनीतिक रोटी सेकने अपने बीच इन्हें शामिल मत करना। इन्होंने एक ने भी आवाज नहीं उठाई कि अन्याय हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किसी ने नहीं उठाई ऐसी आवाज। हमने यहां ये सब जन आक्रोश करने के लिए परमिशन ली है, और प्रशासन एडवाइजरी जारी करता है। कुल्लू में धारा 163 लगी है जो हॉस्पिटल के दायरे में होगी, तो उसको भी
उल्टी तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है कि भाई कुल्लू जिला में धारा 163 लगी है, 5 लोगों के साथ एकत्रित नहीं होने दिए जाएंगे। उसका प्रभाव पड़ा लोगों पर। ये दमनकारी नीति है, दमनकारी नीति। इसका अंत करना ही होगा। भले ये जेल में डाले, भले ये फांसी दे दे। कितनों को जेल में डालेंगे, कितनों को फांसी देंगे। बदलाव चाहिए, व्यवस्था को सुधारिए। हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर हैं, उनको सुविधा दीजिए, जनता को सुविधा दीजिए। जनता वहां लज्जित होने नहीं आती है। बाकी यहाँ हम भाषण देने नहीं आए हैं, हम अपना दुख व्यक्त करने आए हैं। जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हो रहा है, उसको व्यक्त करने आए हैं। वो हम करेंगे और कानून को हाथ में नहीं लेंगे। यहाँ पर पुलिस के साथी भी हैं। जब भी कोई इस तरह का हेजिटेशन होता है, सारा इनका मत्थे मर दिया जाता है। तो इनका भी ऐसा ना हो किसी के साथ हाथापाई हो, तोड़ फोड़ हो। कुछ ऐसा काम नहीं करना है, कुछ भी नहीं। कोई गलती नहीं करनी है। जो हमारे को अधिकार दिया है वो करेंगे हम। वो हम दुगनी आवाज के साथ करेंगे। बस कानून को हाथ में नहीं लेना है। नमस्ते सभी को, मेरे प्यारे कुल्लू के वासियों। आज हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि हिमाचल के इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। आज हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का एक ही मकसद है, और वो मकसद है न्याय। न्याय की मांग करने हम सभी यहाँ पे साथ इकट्ठा हुए हैं। जो भी व्यक्ति इस मामले से रिलेटेड वीडियो सोशल मीडिया में डाल रहा है, उसकी आवाज दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे बोलने का जो अधिकार है, उसका हनन है। डेमोक्रेसी बस नाम की रह गई है। मेरे ना जाने कितने दोस्त हैं, हमारे अकाउंट तो गए ही गए, हमारे दोस्तों के अकाउंट भी गए। मतलब कि आवाज दबाने है, ये हमारे बोलने का अधिकार जो है उसका हनन है। और हम किसी भी स्थिति में इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मंजू शर्मा जैसे और भी कई केस पहले हो चुके हैं। आपको पता होगा, शांति मरोड़ गांव का आपने नाम सुना होगा। वहां से भी हमारे एक भाई हैं, 2022 में उनकी बीवी का भी यहीं पे इलाज हुआ था, सेम डॉक्टर से। उन्होंने उस वक्त का एक केस भी दाखिल कर रखा है, जो कि केस चल रहा है, लेकिन उसमें अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो ऐसा नहीं है कि शिकायत सिर्फ एक है, शिकायतें बहुत है सेम डॉक्टर की। हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी थी कि हमें इंसाफ दिया जाए, लेकिन हुआ क्या? उल्टा इंसाफ मांगने वालों पे ही एफआईआर हो गई। आम आदमी अगर इंसाफ भी मांगे तो भी वो गलत है इनकी नजर में। आज इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं न्याय के लिए, लेकिन अगर कोई अकेला आम आदमी यहाँ पे खड़ा होता और इस सिस्टम से मांग कर रहा होता है न्याय की, वो अभी तक का जेल चला गया होता। और ये जो धारा 163 लगी है, इसका हम सम्मान करते हैं, कानून का। कानून के दायरे में रह के हम आज का ये जो हमारा आंदोलन है, इसको सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको भाई ने कहा कि हम लोग जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो आगे भी शेयर करें इसको। आज हमारा साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा साथ ही इंसाफ लेके आएगा। भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, धन्यवाद। देखिए, स्वर्गीय मंजू शर्मा जी के पति स्वयं हमारे साथ है इसी लड़ाई में। इनकी हिम्मत की भी दाद देता हूँ।
देखिए हम किस दौर से गुजर रहे हैं। न्याय मांगने के लिए भी हमें भिखारी की तरह करना पड़ रहा है, मांग मांग कर करना पड़ रहा है, लेकिन न्याय की जगह उल्टा अन्याय किया जा रहा है। इस भाई को इतने दुख में यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? अगर किसी और पे ये सब गुजरती, आप अपने आप को इसकी जगह रख के देखिए, इसको यहाँ आने की जरूरत क्या थी? हमें यहाँ आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार अगर संवेदनशील होती, हमारी मांगों को गंभीरता से लेती, ऐसी होने वाली घटनाओं पर संज्ञान लेती, आज हम यहाँ नहीं होते। इनकी पीड़ा देखिए, एक तो दुख है, ऊपर से सरकार और प्रशासन के द्वारा और दुख दिए जा रहे हैं। क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन क्रोध में कोई गलती नहीं करनी है, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये स्वयं बताएंगे इनके साथ हुआ क्या था। ये वही थे, चश्मदीद है, और हमारे साथ वो ग्रुप जो और वहां एडमिट। सभी दोस्तों, सभी माताएं बहनें जो यहाँ पर इस न्याय में शामिल हैं, आप सबका धन्यवाद। आप लोग अपने हकों के लिए आए, इसके लिए भी मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मेरी लड़ाई तो खत्म हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि वो किसी जन आंदोलन से वापिस नहीं आ सकती, किसी सरकार के आश्वासन से वापिस नहीं आ सकती। क्योंकि आज जब मैं कुल्लू आया तो उस कुल्लू की मिट्टी ने भी मेरे को खाया। मैं आज कुल्लू भी नहीं देख पाया, क्योंकि जो सपने मैंने उसके साथ संजोए थे वो खत्म हो गए। जो मैंने सोचा था, समझा था, जो केयर की, उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसकी वजह से डॉक्टर की लापरवाही। उन्होंने हमारी ओर 1% भी ध्यान नहीं दिया। वो अपने हर चीज में मगन थे, आते रहे और हमें धमकाते रहे, मेरे परिजनों को धमकाते रहे कि भाई ये ठीक है, ये नॉर्मल है, इसको कुछ नहीं हुआ है। तो हमने रेफर करने की मांग भी की थी डॉक्टर से, डॉक्टरों से। तो उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन किए हुए मरीजों को रेफर नहीं करते तो उसको मारा क्यों? जब तुम लोग ठीक नहीं कर सकते थे, एक बार तो मुझे बताते कि हम ठीक नहीं कर सकते। उनको पता था, वहां पर जितने भी और सिजेरियन पेशेंट थे, उन्होंने सबको वहां से दूसरे रूम शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि मृत्यु होने वाली है। उनको पता था ना ये चीज। एक और भाई साहब कनौन के थे मेरे साथ, शायद यहाँ पर उपस्थित है, तो हो सके तो यहाँ आइए। तो उनका भी एक मरीज क्या जो लेती थी उनकी भी थी, तो उनको शिफ्ट कर लिया वहां। उनको कम से कम 2 घंटे पहले शिफ्ट कर दिया सुबह ही, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ डेथ होने वाली है। अगर डेथ हो जाए तो दूसरे मरीज भी परेशान होंगे। उनका हर सबूत था, क्योंकि उन्होंने जो स्टाफ नर्स थी, उन्होंने जब डॉक्टर आया ना उसके बाद जो बदतमीजी की डॉक्टर, तो स्टाफ नर्सों को उसे हौसला आया और ज्यादा बदतमीजी की, डॉक्टर से ज्यादा बदतमीजी स्टाफ नर्सों ने, क्योंकि उनको हौसला आया। डॉक्टर बोल रहा तो हम क्यों पीछे हटे? भाइयों, अगर हम लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए तो इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मैं आज प्रशासन से ये मांग करता हूँ, यदि आज या कल की डेट में आपसे कुछ नहीं होता है, डॉक्टर अनु को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो मैं स्वयं आत्महत्या कर दूंगा, सीधी सी बात। क्योंकि मैं किसी भी लड़ाई के हक में नहीं हूँ, क्योंकि मेरी खुद की कंडीशन ठीक नहीं है। मैं खुद बीमारी से जूझ रहा हूँ। 15 दिन ऐसे मेरे साथ बीते कि ना मैं ढंग से खा पाया, ना मैं सो पाया, ना मैं किसी के हौसले को खुद के अंदर ले पाया। लोग तो हौसला देते रहे, और जो मुझे बीती है, जो मेरे ऊपर बीती है, वो मैं ही जानता हूँ। 19 जून को जब हमको एडमिट किया, 19 जून शुक्रवार को, तो हम लोग रूटीन चेकअप के लिए आए थे। डॉक्टर ने हमें 12 दिन बाद बुलाया था। 12 दिन की बजाय मैं सिक्योर रहा, मैं 8 दिन में ही चला गया। क्यों? एक बार फिर से चेकअप करवा लेता हूँ, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई दिक्कत ना हो, बच्चा ठीक हो, सब कुछ ठीक है। तो उससे पहले 12 जून को उन्होंने कुछ टेस्ट दिए थे। जब हम कुल्लू हॉस्पिटल आए थे, टेस्ट हमने करवाए, टेस्ट क्लियर थे।
बिल्कुल कोई कुछ दिक्कत नहीं थी। दिक्कत होती तो वो हमें रेफर करते और हमें कुछ और चीज सुजेस्ट करते, एडमिट करवाते, दिक्कत होती तो कुछ नहीं था, नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था। बच्चे की रिपोर्ट बढ़िया थी, बच्चे की धड़कन सही थी, बीपी नॉर्मल था। तो उन्होंने उस दिन बोला कि आप 12 दिन बाद आओ, यानी कि 24 तारीख। मैं सेफ्टी के लिए 19 तारीख को ही चला गया, क्योंकि फिर शुक्र शनि को डॉक्टर विवेक की ओटी रहती है, डॉक्टर विवेक अवेलेबल रहते हैं हॉस्पिटल में। तो हमने डॉक्टर अनु से कोई कंसल्ट नहीं किया 9 महीनों में, मैं डॉक्टर विवेक से ही मिलता रहा। उस दिन भी मैं डॉक्टर विवेक के लिए आया शुक्रवार के दिन। तो डॉक्टर विवेक आए सुबह, हम इधर ही, मैं रूम में ही था, 12 दिन पहले ही आ रहा था, इधर आ चुका था। तो डॉक्टर, हम सुबह पहुंचे, पहला नंबर हमारा लगा, तो मेरी गाड़ी अंदर गई, तो उन्होंने कुछ चेकअप किया अंदर। तो भाई तो बोला इसका तो सिजेरियन होगा। वही साथ में एक नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी, उसकी चीख की आवाज आ रही थी, क्योंकि बाहर मेरा ही बीपी बढ़ गया तो उसका तो बनना ही था। सब लोग हॉस्पिटल गए होंगे, सबको पता है क्या स्थिति रहती है हॉस्पिटल में। तो उसका चेकअप किया, बोला तेरा तो आज ही सिजेरियन होगा, उसके सिर पे बोल दिया सिजेरियन होगा, प्लस तेरा बीपी, हाइपरटेंशन ज्यादा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तेरा हाइपरटेंशन बढ़ रहा है। ये कुछ नॉर्मल सब लोगों में नहीं होता, ये तो कुछ एक लोगों में होता है, आपको वो दिक्कत आ रही है। तो भाई उससे उसको घुटन हुई, बहुत ज्यादा घुट रही थी वो, और दिक्कत में थी। तो बाहर ले आए, एडमिट करवाया। तो डॉक्टर विवेक ने हमें सजेस्ट किया कि आप अल्ट्रासाउंड करवाओ 206। तो अल्ट्रासाउंड करवाने गए तो उन्होंने बोला भीड़ है, यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा, अभी 12 बजे के बाद आओ आप। तो उसके बाद डॉक्टर विवेक ने मना कर दिया अल्ट्रासाउंड पे, कोई अल्ट्रासाउंड मत करवाइए। तो मैंने इनकी बीमारी पकड़ ली है, तो मैं अब खुद से करूंगा ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए एडमिट किया। सुबह 9 बजे के बाद ना डॉक्टर विवेक 21 जून तक आए, ना उन्होंने उसको देखा, ना वो आए, ना कुछ। तो एडमिट हुए, ठीक, बीपी हम चेक करवाते रहे, उन्होंने कुछ दवाइयां दी बीपी की, तो वो मैं खिलाता रहा उसको, जब जब बोला नर्सिस ने, डॉक्टर ने, मैंने खिलाई। डॉक्टर तो थे नहीं, नर्सिस भी थी जो भी बता रही थी, उनके इस पे चला मैं। तो दवाइयां खिलाता रहा, रात को सुबह 4 बजे तक मैं 19 जून को उसका बीपी चेक करवाता रहा। 4 बजे के बाद उन्होंने मना कर दिया कि अब कोई बीपी चेक नहीं करवाना। ठीक है, रात वाली नर्सिस बहुत अच्छी थी। 19 जून की रात को और 19 जून और 20 जून की रात को जो नाइट शिफ्ट में नर्स थी, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया हमको। अच्छा किया, जितना उनके बस में था उन्होंने किया। उन्होंने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, ना कोई गाली गलौज किया, ठीक था सब कुछ। अगर हमें ऐसी दुश्मनी होती ना डॉक्टरों से, तो मैं तो उनके खिलाफ ही खड़ता। उन्होंने अच्छा किया भाई, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है बुरा है। तो सुबह उन्होंने कहा कि आपको रेडी होना पड़ेगा 7 बजे सुबह ओटी के लिए। तो मैंने उसकी खुद ड्रेसिंग करवाई। बुआ थी एक साथ में, मम्मी जी थे, मेरी मदर इन लॉ थी, तो मेरी शादी थी, मेरा साला था, सब लोग थे, 7-8 लोग थे। तो उसको ओटी के लिए तैयार करवाया सुबह। डॉक्टर अनु 11 बजे आए, उन्होंने ना कोई बीपी चेक किया ना कुछ किया। मैंने खुद किया हौसले के लिए, फिर भी एक बार बीपी चेक करवाया। तो नर्सिस ने बताया कि इसका बीपी एक नॉर्मल आदमी से 4 गुना ज्यादा है। तो मैंने डॉक्टर से बोला, तो नर्सिस से बोला मैंने, डॉक्टर तो मेरे को मिली नहीं। तो मैंने कहा ऑपरेशन कैसे करेंगे फिर आप, बीपी हाई है तो इसको नॉर्मल होने दो, अभी कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, डेट अभी 17 दिन बाद है, 7 जुलाई की पिछले कल की डेट थी उसकी डिलीवरी की। तो सुबह ओटी उटी के लिए तैयार किया, उन्होंने कुछ नहीं सुनी, एक नहीं मानी। मैंने सारी चीजें बताई उनको कि ये ठीक है, बीपी इसका आई है, इसको नॉर्मल होने दो। थोड़ा सा सर्दी जुकाम तो वो ठीक हो गया था, शाम को दवाइयां दे दी थी उन्होंने जुकाम की। सुबह 11 बजे डॉक्टर अनु आए, ऐसे किसी की फाइलें फेंकते हुए, किसी को गालियां देते हुए ओटी में चले गई, अपनी ड्रेस उन्होंने तैयार हो गई। तो 12:30 बजे उसको ओटी ले गया हम लोग। अंदर 12:58 पे बेटी के रूप में लक्ष्मी प्राप्त हुई, खुशी हुई परिवार को, सब लोग खुश थे। हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बांटी। नर्सिस ने बोला लड़की होने पे मिठाई नहीं बांटते, मैंने बोला खुशी होगी, मैं बांट दूंगा मिठाई। मैंने सबको बांटी, खुश था। मेरी वाइफ ठीक थी, ऑपरेशन थिएटर से जब बाहर लाई तो ठीक थी, बिल्कुल हंसती हुई बाहर आई, मेरे साथ बात की कि मैं ठीक हूँ। मैंने ज्यादा बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ड्यूरिंग सिजेरियन बात करना ठीक नहीं रहता ना। मैंने उसको, उन्होंने कहा कि पानी पूनी मत देना, मैंने पानी पी लिया।
10 बजे के बाद थोड़ी बेचैन रही वो शाम 20 जून, और नींद उसको ढंग से आई नहीं, ऐसी बेचैनी जैसी रही। तो नर्स ने भी बोला शाम वाली कुछ नहीं, लेटे होते हैं, अब 12 बजे से लेटी हुई है तो बेचैन तो रहेगी। तो शायद उन्होंने कुछ नींद की गोलियां भी दी होगी उसको शायद, अब हमें पता नहीं है जी, हमको ज्ञान नहीं है इस चीज का। अब हम सबको मेडिकल का ज्ञान हो तो हम डॉक्टर के पास क्यों आएंगे। तो बेचैन रही। सुबह जब उनकी ड्यूटी शिफ्ट हो रही थी ना नर्सिंग की, उस टाइम उसकी तबीयत खराब हुई, उसकी पल्सेस बढ़ गई, धड़कन बढ़ गई। तो मैं डर गया, मैं अंदर गया, नर्सिंग को बोला, मैंने बोला ऐसे ऐसे उसकी तबीयत कुछ खराब हो रही है। तो बोला रुक जा अभी, अभी बाहर जा, अभी हम ड्यूटी शिफ्ट कर रहे हैं, रात की डिटेल्स ले रहे, दिन में शाम को कितने मरीज थे, किसको क्या दिक्कत है। तो मैं आया बाहर, डरते डरते, उनके साथ बहस भी नहीं कर सकता था, प्रोटोकॉल है उनका, संविधान हमारा ऐसा उल्टा है। तो वो आई, आधे घंटे बाद आई वो नर्स, सोनिया, शायद सोनिया थी वो, मैं जाते ही फेस कभी उसका दिखाया नहीं, ना फोटो ना कुछ है। शायद सोनिया थी वो आई, बड़ी भाई डॉक्टर बन रही थी अपने आप को, वो कोई हेड डॉक्टर बन रही थी कि हाँ भाई क्या हुआ। उन्होंने ना हाल पूछा ना मरीज को देखा, कोई इंजेक्शन लाया और ग्लूकोज में उसको इंजेक्शन दे दिया। उसके बाद उस इंजेक्शन के बाद उन्होंने ग्लूकोज भी हटा दिया, कोई ग्लूकोज नहीं दिया उसको। फिर मुझे कहा गया कि इसको सूप पिलाओ, मैं सूप लेके आया, थोड़ा बहुत सूप पिया उसने। तो हाइपर टेंशन था, बोला इसको कॉफी पिलाओ, मैं कॉफी भी लेके आया। कॉफी उसने 1-2 घूंट पी, नहीं पी पा रही थी। तो 10, 10:30, 11 बजे के बाद उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, थोड़ी क्रिटिकल में आ गई थी। तो मैंने कहा नर्स को, डॉक्टर को बुलाओ भाई, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके और मरीज ठीक है। तो डॉक्टर आए, 11 बजे डॉक्टर पहुंची, डॉक्टर ने तो आई अंदर, बोला ले तू लेटी है अभी तक, तू लेटने आई यहाँ पे। मुझे तो ऐसी कंपनी जैसी फीलिंग होगी, मैंने कहा, क्या हो जाएगा, डर गया ना मैं खुद, मेरे फैमिली मेंबर्स डर गए सब लोग। बोला तू उठी नहीं, तू लेटने आई यहाँ पे। तुम लोग प्रेगनेंसी अगर हैंडल नहीं कर सकते तो प्रेगनेंसी करते क्यों, जब तुमको दिक्कत होती है तो क्यों इस चीज को कंसीडर करते तुम लोग। घर में रहो, ठीक रहो, खुश रहो, मत आओ हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ। जब तुम लोगों को इतनी, आज संडे है, हमारे स्टाफ को तुमने और डिस्टर्ब करके रखा है, और डिस्टर्ब करके रखा, तो हम अगर ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो हम आएंगे भी नहीं। अगर इसके बाद तुमने ज्यादा डिस्टर्ब किया तो हम आएंगे ही नहीं। मैंने हाथ जोड़े, डॉक्टर साहब थोड़ा सा, मैं आपके लिए जो काम मैं करता हूँ, कोई आपका बोझा उठाना है, कोई झाड़ू लगाना है, मैं करता हूँ उस काम को। मैंने बोला नर्सिंग को भी बोला, क्या प्लीज थोड़ा सा इसको देखिए, कोई दिक्कत हो गई है इसको। उसका जो सिजेरियन की जगह थी वो धड़क रही थी, धड़क रही थी थोड़ी बहुत। तो मैंने बोला इसको शायद ऑपरेशन में दिक्कत हो गई है, आप इसका ऑपरेशन खोलो, मैं परमिशन देता हूँ, मैं सिग्नेचर करता हूँ जहां मर्जी। तो बोला ले तू डॉक्टर थोड़ी है, ऑपरेशन ऐसे खोले जाते हैं, मर्जी की बातें होती है। मैंने भी सोचा चलो डॉक्टर है, अब डॉक्टर बोल रहा है तो इसका मतलब ठीक है। बोला ये नॉर्मल है, तुम क्यों पैनिक हो रहे, पैनिक मत हो, ये ठीक है, बिल्कुल है, अच्छी है, होती है ऐसी दिक्कत होती है। ठीक है, हम चुप रहे। फिर कुछ दवाइयां उन्होंने दी, दवाइयां ऐसी ऐसी ड्रग्स दी कि मैं जब फार्मिस्ट के पास गया, उन्होंने फोटो सेट मांगे उसकी, बल्कि उन्होंने बोला मुझे कि भाई ये चीजें ठीक नहीं है, ये ड्रग्स जो तू ले जा रहा है ये सेफ नहीं है, ये कुछ हार्मफुल है। तो मैंने बोला उनको कि भाई मेरा जो पेशेंट है वो भी दिक्कत में है, शायद इसके लिए डॉक्टर ने बुलाई होगी, दवाई लेके गया है, उन्होंने इंजेक्शन दिए। 12:30 बजे के बाद उसकी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई, उसको अंधेरा दिखना था। डॉक्टर ने कहा कि खड़ी उठ जा और चल बाहर। मैंने बोला ये नहीं चल सकती है, ये गिर जाएगी, इसको अंधेरा दिख रहा है भाई, इसके हाथ नहीं उठ पा रही, चल कहाँ पाएगी, मतलब गिर जाएगी, मर जाएगी बाहर। तो जब डॉक्टरों ने उसको घसीटा ना ऊपर ऐसे, बेड से ऊपर घसीटा, खड़ी नहीं उठी है, बोला मैंने बोला जी इसकी बेड की चाबी ले आओ, ये एडजस्टेबल है, इसको उठाओ, उठाने की उसको घसीटने से बेहतर इस बेड को उठाओ। बोला चाबी नहीं है इसकी हमारे पास। फिर घसीटा उसको, अंदर को सीजरियन में दिक्कत हो रही है, स्टिचिंग में दिक्कत हो रही है, दर्द हो रही है। तो ले बोला तेरे को दर्द नहीं होनी, दर्द नहीं होनी, तेरी प्रेगनेंसी हुई है, तेरे को दर्द नहीं होगी तो तब क्या हंसेगी तू।
धक्केशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लापरवाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। लापरवाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। डॉक्टर रानू हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। डॉक्टर रानू हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। आवाज दो, आवाज दो। किसी डॉक्टर से कोई दुश्मनी नहीं, ये हमारी मेडिकल की स्थिति है। डॉक्टर एक पढ़ा लिखा होता है, बहुत मुश्किल से पहुंचता है। जब वो लोग ही हमारे साथ ऐसे यमराज की तरह बिहेव करें ना, तो उनको मत छेड़ो, क्योंकि वो लोग हमारी सेवा के लिए है। ठीक है, सरकारी मुलाजिम है, हमारा सेवक है, उन्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, ना कि ऐसे दुरुपयोग। तो 12:30 बजे के बाद उसकी कंडीशन खराब हुई, डॉक्टर अनु फिर से आए, तुम लोगों ने परेशान कर दिया, बोला हमारी भी कोई सेपरेट लाइफ है, हमारी भी जिंदगी है, हमें भी जाना होता है। तो ये कुछ नहीं हुआ है, इसको ये नॉर्मल है बिल्कुल, मैं कुछ और दवाइयां देती हूँ, वो सब आप दे दो। तो उन्होंने कोई इंजेक्शन दिया, शायद मेरे अनुसार वो बीपी का इंजेक्शन था, क्योंकि बीपी उसका लगातार बढ़ रहा था, सुबह बीपी बढ़ रहा था, तो उन्होंने कोई इंजेक्शन बीपी का ही दिया शायद। तो नर्सिस को बोल दिया कि लगा देना इसको। तब नर्सिस, उनको क्या पता बीपी का कितना इंजेक्शन देना है, कितना नहीं देना, शायद उन्होंने हैवी डोज दे दिया। आधे घंटे के बाद डॉक्टर विवेक भी पहुंचे, क्योंकि उसकी कंडीशन और खराब हो गई थी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, ना कुछ मूवमेंट ज्यादा कर रही थी। तो डॉक्टर विवेक ने कुछ वो पल्स चेक करने की मशीन लाई, जो वो बोल रहे हैं ना कि अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड कोई रिमोट नहीं है जो वहां पर वो अल्ट्रासाउंड की मशीन लेके आएंगे। इतने अनपढ़ भी नहीं हम लोगों को दिखेगा नहीं कि अल्ट्रासाउंड नहीं उन्होंने करवाया। कौन सी एलईडी है उस रूम में लगी हुई अल्ट्रासाउंड करवाने में? कौन सा रेडियो वो लगाया वहां पे जो अल्ट्रासाउंड करवाया? उन्होंने कुछ अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया ना। वो अपने बयान में बोल रहे कि मैं उस दिन ओटी से 15 मिनट में आया। जब आप ये बोल रहे हैं कि मैं किसी भी पेशेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, उन्हें कैसे पता फिर मैं उस पेशेंट के लिए 15 मिनट में आया? उनको कैसे पता कि मैंने उसका 3 बार बीपी चेक किया, जब वो किसी भी पेशेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता? मैं इसमें डॉक्टर विवेक की भी गलती मानता हूँ। मैं उनको इसीलिए ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट डॉक्टर है। मैं तभी उनसे 9 महीने मिला, उन्होंने अच्छे से हैंडल किया, अच्छे से बातचीत की 9 महीने में, उनकी तरफ से कोई बदतमीजी नहीं हुई, अच्छा बिहेव रहा। बस गलती उनकी ये है कि उन्हें जब पता था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका हाइपरटेंशन बढ़ रहा है तो उन्हें अटेंड करना चाहिए। 16-17 घंटों में एक भी डॉक्टर नहीं आया। उस बीच में डॉक्टर विवेक या अनु को आना चाहिए था, शाम को भी आना चाहिए था, सुबह भी आना चाहिए था। ड्यूटी है उनकी, हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे इन लोगों से। तो 1-1:30 बजे उसका मुंह पीला हो गया, बिल्कुल 5 मिनट के लिए उसका फेस बिल्कुल पीला हो गया, लिप्स वगैरह पीले हो गए। तो बोला इसको पीलिया जॉन्डिस हो गया है, इसका आप टेस्ट करवा के ले आओ। मैंने बोला इसका ब्लड जम जाएगा, केमिस्ट नीचे संडे है, कोई केमिस्ट खुला नहीं है, वो लोग व्यस्त है। मैंने बोला एक टेस्ट आप यहीं करवा दो, इसका यूरिन और ब्लड का यहीं करवा दो टेस्ट। बोले यहाँ कोई टेस्ट नहीं होता। तो टेस्ट नहीं होते तो वो मैं गया नीचे, केमिस्ट को बुलाया ऊपर, वो उसने बोला भाई मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ और भी काम है। तो फिर ऊपर पहुंचा, बोला स्ट्रेचर लेके आओ, स्ट्रेचर लेके आओ, ग्राउंड फ्लोर से लेके आओ। तो एक भाई रास्ते में मिला, लास्ट फ्लोर में मिला, उसने स्ट्रेचर दिया अपना बेचारे ने, शायद उससे भी कोई इमरजेंसी थी। भैया मैं स्ट्रेचर ऊपर पहुंचाया तो उतने में वो सांस छोड़ रही थी, थोड़ा सांस छोड़ रही थी और कदम घुट रहा था। तो उसके बाद स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वास्थ्य विभाग होश में, होश में, होश में। स्वास्थ्य विभाग होश में, होश में, होश में। स्वास्थ्य विभाग है तू, है तू, है तू। स्वास्थ्य विभाग है तू, है तू, है तू। स्वास्थ्य विभाग शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। स्वास्थ्य विभाग शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डॉक्टर रानू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डॉक्टर रानू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, इस लड़ाई को शांतिपूर्ण तरीके से लड़िए। कोई हुड़दंगबाजी शोभा नहीं देती है, क्योंकि हम एक सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है,
ना कोई तोड़ फोड़ होनी चाहिए भाई। ये मेरा सब आप लोगों से आग्रह है। क्योंकि बंटी भाई, संजय भाई, इन्होंने इस चीज की पहल की तो इनके ऊपर FIR कर दी, ठीक है। क्योंकि सरकार हमारी तरफ नहीं है, सरकार हमारी तरफ नहीं है। और मुझे बोला जा रहा है, कई फोन आ रहे हैं ऐसे कि डॉक्टर पे FIR नहीं होती। डॉक्टर एक ऐसी चीज है, उन पे FIR नहीं होती है। तो आप बेकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। सस्पेंड हमने कर दिया, सस्पेंड कर दिया तो आप लोग शांत रहो। हम कुछ पैसे दे रहे हैं आपको, तो बच्ची के लिए पैसे दे रहे हैं, तो आप इस चीज को बंद करो, एक वीडियो लॉन्च कर दो। मैंने पैसे लेने से मना कर दिया, तो मुझे किसी पैसे की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी का तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन है तू, है तू, है तू, पुलिस प्रशासन है तू, है तू, है तू। CM साहब से मेरी बात हुई थी मृत्यु के 4-5 दिन बाद। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कुल्लू के किसी भी कमेटी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। आप, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ऐसी है कि इस पे आप CBI की जांच बिठाओ। तो उन्होंने मेरे को पूरा आश्वासन दिया था कि आपके यदि हित में रिपोर्ट नहीं आती, यदि आप सेटिस्फाइड नहीं, तो आप रिक्वेस्ट डाल के आप इस पे CBI पे जांच कर सकते हैं। तो ना अब CBI है, FIR हम लोगों पे हो रही है। तो डॉक्टर बच रहे हैं, उनको बचाया जा रहा है। शायद वो भी कोई पॉलिटिकली स्ट्रांग है, डॉक्टर अनु। हम लोग पॉलिटिकली वीक है, ना हमारे पास कोई नेता है, ना हम इस चीज में इसमें है, ना हम कोई पॉलिटिक्स जानते हैं। धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लापरवाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, लापरवाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, डॉक्टरों को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। यहाँ पर यहाँ पर उपस्थित युवा शक्ति, मातृशक्ति और समस्त कुल्लू की जनता, आज हम ले लो जी, पानी ले लो। मंजू शर्मा हत्याकांड, जब मैंने कल अपनी अपील में इसको हत्याकांड बोला तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे तो क्या 2-4 लोगों ने ऑब्जेक्शन की कि आप इसको हत्याकांड नहीं बोल सकते हैं, ये लापरवाही हो सकती है, ये हत्याकांड नहीं है। मैं फिर दोहराता हूं, ये हत्याकांड है। दोषियों पे सजा क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती, दोषियों पे सजा क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती। धोखाधड़ी बंद करो, बंद करो, बंद करो, धोखाधड़ी बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये हत्याकांड इसलिए है कि ये भगवान की मर्जी से मृत्यु नहीं हुई है, ये डॉक्टरों की, हॉस्पिटल की लापरवाही से मृत्यु हुई है। न्याय दो, 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 न्याय दो। मंजू शर्मा न्याय मांगे, न्याय मांगे, न्याय मांगे। मंजू शर्मा न्याय मांगे, न्याय मांगे, न्याय मांगे। हमें मंजू बहन के जाने का दुख तो है, पर रोष है कि डॉक्टरों की लापरवाही और ऊपर से दुर्व्यवहार, ये हमारे दुख का कारण है। मैं खुद बैचलर इन फार्मेसी हूं, मेडिकल लाइन से हूं, तो थोड़ी समझ मुझे भी है। जब डॉक्टर ने बोला कि मंजू शर्मा जी की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री थी बीपी की, तो क्या डॉक्टर विवेक की इतनी महीनों की रिपोर्ट के अंदर कहीं भी ये मेंशन है? उसके बाद 17 दिन पहले, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि 7 तारीख को डिलीवरी डेट थी और मंजू जी को कोई भी ऐसी दर्द नहीं थी कि प्रीपोन करनी चाहिए वो डिलीवरी। तो फिर जब उनको इतना बीपी था कि नॉर्मल से 4 गुना बीपी, वो एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है।
और उस कंडीशन में किसी मरीज को छेड़ना मृत्यु को दावत देने वाला काम है। तो ऐसी क्या चलती थी डॉक्टर अन्नू को कि उन्होंने ऑपरेशन आनन फानन में ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद मेडिकल नेग्लिजेंस के साथ साथ एक कौन आदमी वहां हॉस्पिटल में पहुंचता है जो किसी दुख में होता है, किसी दर्द में होता है, थोड़े से पैसे वाला भी होगा तो वो कोशिश करके प्राइवेट हॉस्पिटल में चल जाएगा क्योंकि इनको यहां की दुर्दशा पता है। एक मजबूर आदमी यहां पहुंचता है अपनी मजबूरी के कारण। उस मजबूरी के अंदर आप उस दुख में पड़े हुए इंसान को स्तावना देने के बजाय, प्यार से चार शब्द बोलने के बजाय, उसका हौसला बढ़ाने के बजाय आप उसको दुत्कारते हैं। एक दर्द में कराती हुई महिला को आप बोल रहे हैं तू ड्रामा बंद कर। उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, भाई साहब के दिल पे क्या बीत रही होगी। और आपने जब ये दुखद घटना होगी आपका दुर्व्यवहार फिर भी नहीं रुका। और डॉक्टर अन्नू, मैं आज मंच से बोल रहा हूं, एक कैंपेन चलाया गया था कि डॉक्टर अन्नू ने इतने ऑपरेशन किए, इतने ऑपरेशन किए। और ये आप जान के हैरान होंगे कि जब से मैं इस मुहिम से जुड़ा तो मुझे इतने लोग आके मिले कि अमन भाई हमारे परिवार का केस खराब किया हुआ। मेरे अपने स्टाफ के 3 लोग आए कि अमन भाई साहब मेरी सिस्टर के साथ ऐसा हुआ है। तो अगर ये इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर है तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि कम से कम उनको ऐसे मेन हॉस्पिटल में जहां पर रोज इतने ऑपरेशन होते हैं ऐसी पोजीशन में मत लगाइए। उनको उठा के एक छोटे से साइड के हॉस्पिटल में जहां सिंपल नॉर्मल चेकअप होते हैं प्रेगनेंसी के, गायनी के, वहां पर लगा दीजिए। वैसे तो ऐसे डॉक्टर को बर्खास्त कर देना चाहिए नौकरी से, वो उसके लायक नहीं है। परिवार के इस दुख की घड़ी में 21 तारीख को यह घटना हुई, परिवार ने हॉस्पिटल में इसकी रिप्रेजेंटेशन दी, संगठनों ने इसकी रिप्रेजेंटेशन दी कि इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस और दुर्व्यवहार का केस है, हमारी इसमें कंप्लेंट है, आप इसको चेक कीजिए। 27 तारीख तक कोई एक्शन नहीं हुआ। 28 को मैं साधुवाद देता हूं बंटी भाई को, संजय को, सुमित को, जिन्होंने बीड़ा उठाया और मंजू की आवाज बनकर निकले। 28 तारीख को धरना दिया, तब भी हॉस्पिटल की ओर से या प्रशासन की ओर से एक आदमी नहीं आया। ये तो जन सैलाब आक्रोश को देखते हुए 29 तारीख को प्रशासन भी आया और नेता भी पहुंचे। मैं पूछना चाहता हूं हमारी राजनीतिक दल से, चाहे कोई भी हो, कि आप लोग 28-29 तारीख तक कहां थे? आपने उस समय इसकी आवाज क्यों नहीं उठाई? और 29 तारीख को जनता का आक्रोश बढ़ा और उन्होंने अपना आक्रोश दिखाया। लीलापूर्ति करने के लिए जनता का गुस्सा देखते हुए डॉक्टर अन्नू को सस्पेंड कर दिया गया। पर अगले दिन क्या हुआ? जब देखा कि जनता वापस चली गई तो अगले ही दिन एमएस की रिपोर्ट के ऊपर और प्रशासन की सहमति से बंटी और संजय के ऊपर एफआईआर कर दी गई। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन है तू, पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो। मेरे को 28 तारीख को मैंने वहां पहुंच रहा था, मेरी एक मीटिंग थी, तो मैंने फोन करके उनको बोला कि मैं अगले दिन आऊंगा। पर अगले 29 तारीख को